be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें यूनाइटेड स्टेट्स या फिर उनके फोर्सेस की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां पे दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए हैं। पहला स्टेप यह है कि यूनाइटेड स्टेट कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे जो एक इनका बेस था उसको ये दोबारा से रिवाइव और रिएक्टिवेट कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लार्जेस्ट वेपन हब बनाया जा सके कुछ ही दूरी पे चाइना से। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट यह है कि जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर लड़ी जा रही थी, वर्ल्ड वॉर टू स्पेशली, तो जो भी उस टाइम पे एयरफील्ड्स थी जिनको यूएस ने वर्ल्ड वॉर टू के बाद में अबेंडन कर दिया था, यानी कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, उनको भी अब रिवाइव करने की बात की जा रही है अगर आने वाले फ्यूचर में चाइना के साथ में कोई भी पोटेंशियल कंफ्लिक्ट होता है तो। अब वो चाहे से ताइवान के ऊपर हो या साउथ चाइना सी में जो यूएस के एलाइज हैं, जैसे वो फिलीपींस हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, उनको लेके हो, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का डायरेक्ट कंफ्लिक्ट हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है उस डायरेक्शन में। एंड इसमें मैं हर एक चीज आपको बारीकी से समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, विद क्लियर इंडिकेशन या फिर क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ में। और इंडिया के ऊपर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या सही में ये इंडिया के लिए विक्ट्री है, या आने वाले टाइम पे ये सारी चीज जो आज यूएस चाइना के साथ में कर रहा है वो इंडिया के ऊपर भी भारी पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता। और सबसे अच्छी चीज जो मैं आपसे चाहता हूं वो ये है कि प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, आप इसको 1.5 पे देख सकते हैं। एंड आपसे सिर्फ एक ही गुहार है, अगर आपको अच्छा लगता है तो या तो आप लाइक कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट ओपिनियंस हैं जो शायद मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किए, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो जो पहला इंसिडेंट है, जहां पे ये कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो पहले आपको पता होगा कि जब वर्ल्ड वॉर टू होती है उसके बाद में जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, जहां पे यूएसए चाहता था कि हमारा एक्सपेंशनिज्म हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेसी आए या हमारा इन्फ्लुएंस हो, वहीं यूएसएसआर ये चाहता था कि कम्युनिज्म फैले और यूएसएसआर और ज्यादा एक्सपेंड करे, चाहे से वो आइडियोलॉजी वाइज हो या फिर आप कैसे रीजन वाइज हो। लेकिन अब जो ये कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे जो एक बेस था उसको रिवाइव कर रहे हैं, और वो बेस है स्यूबिक बे, जो कि फिलीपींस के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आप बे से क्या समझते हैं। देखिए, बे एक ज्योग्राफिकल फीचर है जिसमें होता क्या है, जिसमें यह होता है कि आप ये देख पा रहे होगे, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो सी शेप या आप यू शेप बोल लीजिए जो आपको देखने को मिल रही है, इसे हम बे कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ये जो आप समुद्र देख पा रहे हैं ना, इसमें आपको थोड़ा सा एक सी टाइप स्ट्रक्चर या यू टाइप स्ट्रक्चर काफी बार देखने को मिलता है, जिसमें मोस्टली ये तीनों साइड से, ये वाला साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया, इस वाले साइड से कवर रहते हैं, और जो माउथ है वो सी समुद्र की तरफ इसका ओपन रहता है, इसे अपन बे कहते हैं। लेकिन बे सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फीचर नहीं है। अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। चीज ये समझ में आएगी कि एक तो ये नेचुरली प्रोटेक्टेड है। नेचुरली प्रोटेक्टेड का मतलब, क्योंकि तीनों जो साइड्स हैं वो लैंड से घिरी हुई हैं, इसलिए ये प्रोटेक्ट करती हैं इसको, इसे नेचुरल प्रोटेक्शन कहते हैं। जिसकी वजह से ऐसे जो बे होते हैं उनको ऐसी लोकेशन माना जाता है जहां पे आप शिप्स को तैनात कर सकते हो, या फिर बोर्ड कर सकते हो, या फिर पोर्ट्स बना सकते हो, बंदरगाह बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए जो भी स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही हैं, बहुत ही तेज लहरें आ रही हैं या तूफान आ रहे हैं, उनसे उनको बचाएगा। एंड इसीलिए ऐसी बेस, चाहे से वो नेवल बेसिस के लिए हो, या फिर सबमरीन्स के लिए हो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए हो, या फिर वेपन स्टोरेज के लिए हो, सबके लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि स्यूबिक बे जो कि फिलीपींस के अंदर है, ऐसा ही एक बे ऑफ बंगाल भी है, और ऐसे ही पर्ल हार्बर भी था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलो आपको यह तो समझ में आ गया कि हाँ, मैं स्यूबिक बे की बात कर रहा हूं, जहां पे ये फिलीपींस में ये कोल्ड वॉर एरा के टाइम के बेस को रिवाइव करेंगे। बट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? ये सारी चीज तो आपको पता है कि ठीक है, साउथ चाइना सी में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना और ताइवान का कंफ्लिक्ट बताया जाता है कि 2027 या 2028 में चाइना प्लानिंग कर रहा है कि ताइवान में इन्वेट कर देगा। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के तहत चाइना हमेशा बार बार ये क्लेम करता है कि ये रीजन हमारा है। फिर उसके बाद में वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ये सब के सब जो हैं बार बार ये कहते हैं कि चाइना का जो ये एग्रेसिवनेस है, असर्टिवनेस है, उसी की वजह से इस रीजन में ना तो पीस है, ना प्रॉस्पेरिटी है, और ना ही डेवलपमेंट हो पा रहा है। लेकिन अगर आप स्यूबिक बे को लेकर देखेंगे, जब से ये रिपोर्ट्स आई हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स यहां पे अपना एक बेस बनाने वाला है जहां पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेपन हब बनेगा, तब फिलीपींस ने 6 चाइनीज नेशनल्स को भी अरेस्ट किया जो कि जासूसी नेटवर्क चला रहे थे इसी स्यूबिक बे के अंदर। और तब से चाइना और फिलीपींस के बीच में जो थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट बचा था, अब वो भी टूट चुका है। इसीलिए इस स्यूबिक बे की इंपॉर्टेंस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये एक स्लीपिंग जायंट है। स्लीपिंग जायंट इसलिए है क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में पहली बार, यानी पिछले 3 दशकों के अंदर इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई, और जो यूएस है उसने 1992 में इसको अबंडन कर दिया था। लेकिन अब
ये कोई बहुत सिंपल रीओपनिंग नहीं है। हाँ, कहा जा रहा है कि इकोनॉमिकली इसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मल्टी बिलियन डॉलर्स पैसा लगेगा, इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा इसको स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाने के लिए या स्ट्रेटेजिक और इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए। बट ये बहुत ही यूनिक कोलैबोरेशन है। यूनिक कोलैबोरेशन ये है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, यानी आर्थिक ताकत। साउथ कोरिया यहां पे शिप बिल्डिंग करता हुआ नजर आएगा, और फिलीपींस जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स भी प्रोवाइड करेगा, और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। और देखिए, जब भी आप जियोपॉलिटिक्स में बात करेंगे ना, किसी भी रीजन की, किसी भी नेशन की, किसी भी ज्योग्राफिकल फीचर की, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कई बार वही लोकेशन उसकी ताकत बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्यूबिक बे को यहां देखिए, ये 1100 किलोमीटर है ताइवान से, साउथ चाइना सी की तरफ फेस करके रखता है। इंपॉर्टेंट जो शिपिंग लेन्स हैं वो भी इसके पास ही है, और जो चाइना के साउथ के अंदर मिलिट्री जोन्स बने हुए हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा सकती है। अब मान लीजिए चाइना और ताइवान का कंफ्लिक्ट होता है, तो भी यहां पे आपको एक वेपन हब देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं, तो यूएस अपने एलीज का इस स्यूबिक बे से मदद कर सकता है। और या फिर यूएस और चाइना का कंफ्लिक्ट हो जाता है, तो इसी स्यूबिक बे में जो भी इंडस्ट्रियल साइट्स बनाई गई हैं, पोर्ट्स बनाए गए हैं, यहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जा सकते हैं, जहां पे आपको फाइटर जेट्स देखने को मिलेंगे, रिफ्यूलिंग टैंकर्स लाए जा सकते हैं। इवन यहां पे दुनिया का वर्ल्ड का बिगेस्ट वेपन हब बन रहा है, तो जो वेपन अगर मान लीजिए वॉर में जरूरत हो तो वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो हर एक तरीके से यूएस अपने आप को सिक्योर करना चाहता है, जिसमें स्यूबिक बे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ऑफिशियली तो स्टोरी ये निकल के आ रही कि हाँ, बहुत बड़े लेवल पे एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसमें 1.5 बिलियन डॉलर के शिपयार्ड बनाए जाएंगे, ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, फाइनेंसेस यूएस की तरफ आ रहे हैं, फिलीपींस में शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, थाउजेंड्स ऑफ जॉब क्रिएट होंगी। बट इसका डुअल यूज भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ ये सिविलियन पर्पस के लिए नहीं है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जो भी रोड्स बनेंगी, जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, जरूरी नहीं है वहां पे ट्रक्स ही मूव करें, वहां पे टैंक्स भी मूव कर सकते हैं, वहां पे नेवल बेसेस भी बनाए जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर पे फाइटर जेट्स भी लाए जा सकते हैं, अगर कोई भी कंफ्लिक्ट इस रीजन में बाद में हमें देखने को मिलता है तो। और अब जो अमेरिकन फुटप्रिंट है वो ऑफिशियल भी हो चुका है। फॉर एग्जांपल, जो यूएस की मरीन कॉर्प्स हैं, उन्होंने इसी स्यूबिक बे में 57,000 स्क्वायर फीट का एक वेयर हाउस खरीदा है, जिसको लीज पे लिया गया है। अब ये वेयर हाउस किसी भी चीज के लिए काम आ सकता है। आपके एम्यूनिशन को स्टोर करना हो, वेपन्स को स्टोर करना हो, शेल्स को स्टोर करना हो, एक्सप्लोजिव को स्टोर करना हो, और ऐसे कंफ्लिक्ट में, ऐसे वेयर हाउसेस में अगर आपका सामान पड़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका होगा एक फास्टर रिस्पॉन्स किसी भी कंफ्लिक्ट के अंदर। और इवन रिसेंटली इन्होंने यूएस टाइफून्स और नेमेसिस मिसाइल सिस्टम को भी फिलीपींस के अंदर या फिलीपींस के आसपास डिप्लॉय भी किया है। और इसके बारे में 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स के जो हाउस है, उन्होंने साफ साफ ये डायरेक्टिव और ऑर्डर्स दे दिए थे कि हम चाहते हैं कि ऐसी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज यहां पे इंस्टॉल किए जाए या फिर बनाई जाए, जिससे हम फॉरवर्ड डिप्लॉय कर सके एम्यूनेशन का। फॉरवर्ड डिप्लॉय का मतलब यह है कि जहां पे भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, जो भी बैटलफील्ड है, उसके जितना नजदीक हम ऐसा वेपन हब बना सकते हैं, जहां से अगर हमें एम्यूनेशंस लेने हैं, शेल्स लेने हैं, एक्सप्लोजिव लेने हैं, तो उसमें टाइम ना लगे, वो वहीं के वहीं रहें, जिससे हमें फास्टर रिस्पॉन्स दे सकें और एनिमी उससे रिकवर ना कर पाए। और यही चीज बात की जा रही थी। इवन यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने भी ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट अमेरिका का डिफेंस इन्वेस्टमेंट होने वाला है इन द फिलीपींस सिंस द कोल्ड वॉर। और ये लेसन हमें सीखने को जरूरत भी है, हमें, यानी कि किसी को भी अगर सीखना है तो सीखने की जरूरत यह है। क्योंकि जब मैंने बोला फॉरवर्ड डिप्लॉयड एम्यूनेशन, ये अलग अलग जगह है। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान में भी कर रखा है, साउथ कोरिया में भी कर रखा है, चाइना ने अपने आर्म्स और एम्यूनेशन ताइवान के आसपास बैठा रखे हैं या स्टोर कर रखे हैं। ऐसे ही इंडिया ने भी, जैसे आप एलओसी पे ले लीजिए, एलएसी पे ले लीजिए, वहां पे भी हमारे ऐसे स्टोरेज हब्स हैं। क्योंकि आप ये लेसन हमको यूक्रेन से देखने को मिलता है। क्योंकि अब जो यूक्रेन के वेपन है, या तो यूनाइटेड स्टेट्स के आएंगे या यूरोप के आएंगे। अब जब वो इतना लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसकी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी कि उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है, वो शायद टाइम से ना पहुंचे। और ये चीज यूक्रेन में देखी भी गई, जिसकी वजह से यूक्रेन डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे रहा। लेकिन अगर ये चीज चाइना ताइवान के कंफ्लिक्ट में देखने को मिलती है, साउथ चाइना में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस टाइम पे ऐसा वेपन हब यहां बनाया जाएगा जो कंफ्लिक्ट से इतना नजदीक होगा, बैटलफील्ड से इतना नजदीक होगा कि हम ये सारी चीजें टाइम पे पहुंचा सकते हैं। तो ये आपको एक छोटा सा पीस दिख रहा होगा, लेकिन जिस तरीके से यूएस अपने एलीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, उनके साथ में डिफेंस पार्टनरशिप कर रहा है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर रहा है, अलग अलग जगह जो कोल्ड वॉर के बेसिस हैं उनको रिवाइव कर रहा है, उसके पीछे इंटेंशन यही है कि वो अपनी प्रेजेंस को यहां पे और ज्यादा बढ़ा सके। ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ आप ये कहेंगे कि मेरे एलाइज यहां पे हैं, नहीं, उस टर्म्स में भी नहीं, अपनी भी प्रेजेंस हो किसी ना किसी फॉर्म में। जिस तरीके से आज ये बोल रहे हैं कि आज हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, वो मिलिट्री प्रोजेक्ट भी कन्वर्ट हो सकता है अगर टाइम की रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि यूएस वेनेजुएला के अंदर जाके
इतना तक सोच लिया था कि यूएस जाके वेनेजुला पे एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, प्रेशर बढ़ा सकता है, बट यहां तक नहीं सोचा गया था कि वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को और उनकी वाइफ को ही कैप्चर करके यहां पे ट्रायल चलाई जाएंगे। तो इसीलिए हम हर एक पॉसिबिलिटी को इनको तैयार रहना पड़ेगा। वहीं पे जो फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप हम यूएस के साथ में कर रहे हैं, ये डिपेंडेंस नहीं है, हम यूएस पर डिपेंड नहीं हो रहे हैं, ये हम अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं अगर हम पे कोई अटैक होता है तो। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, जिस तरीके से आप काफी दशकों से देख रहे हो चाइना की असर्टिवनेस, एग्रेसिवनेस साउथ चाइना सी में बढ़ती ही जा रही है। चाहे से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई भी ऑर्डर दे दे, चाइना उसको साफ साफ रिजेक्ट कर देता है। इनकी जो भी सॉवरेनिटी है उनके ऊपर अटैक किया जाता है। अभी आपने देखा था कि ताइवान के आसपास क्या ड्रिल करी थी, जिसमें जस्टिस मिशन के तहत सारी की सारी तरफ से, चारों तरफ से उसको घेर लिया गया था। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और इनका कोर बिलीफ ये है, इनका मानना यह है कि अगर हम न्यूट्रल होकर बैठे रहेंगे तो पता नहीं है कि आने वाले टाइम पे फिलीपींस के राइट्स या फिलीपींस बचेगा भी कि नहीं बचेगा। बट जो इनकी वाइस प्रेसिडेंट है वो साफ साफ फिलीपींस को ये वार्न करती हैं कि आप एक फ्रंटलाइन स्टेट बन सकते हो, यानी सबसे पहले आप पे अटैक हो सकता है अगर यूएस और चाइना का कंफ्लिक्ट होता है, और या फिर उनकी एक बुलेट शीट बन सकते हो कि वॉशिंगटन पे अटैक होने से पहले सबसे पहले आप पे अटैक होगा। और इसीलिए चाइनीज ऑफिशियल ने साफ साफ फिलीपींस को यह कहा है कि आप आग के साथ में खेल रहे हो, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक वार्निंग इशू की है। इवन साउथ चाइना सी में आपको समुद्री प्रेशर, मैरिटाइम प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी मैरिटाइम प्रेजेंस बढ़ा दी है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब दूसरी बात यह है कि सिर्फ चलो यहां तक की तो बात थी कि अपने एलाइज को स्ट्रांग करना, उनके साथ पार्टनरशिप करना, ताइवान को अपने एक्ट के अकॉर्डिंग डिफेंसेस प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद में बेस बनाना। बट अब जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एयरफील्ड्स थी उनको भी यूएस रिबिल्ड कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे चाइना के साथ में उन्हें वॉर लड़नी पड़े या फिर कोई पोटेंशियल कंफ्लिक्ट हमें चाइना के साथ में देखने को मिले। तो अब ये जो एयरफील्ड्स हैं जिनको काफी दशकों से अबेंडन कर रखा था, अब इनको अपग्रेड किया जा रहा है जिससे कि फाइटर जेट्स यहां होस्ट किए जा सकें, इवन रिफ्यूलिंग टैंकर्स हों जिसकी जरूरत पड़े, ड्रोन्स लाए जाएंगे, पर्सनल लाके जाएंगे। और ये इनिशिएटिव पार्ट है एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट डॉक्ट्रीन का, जो ये कहती है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयर पावर है उसको इतना फ्लेक्सिबल बनाना है कि अगर कहीं से भी हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम उस अटैक को सर्वाइव करें एंड देन सेकंड स्ट्राइक भी कर सकें। यानी कि हम सिर्फ उसको डिफेंसिव ऑपरेशन के तहत सिर्फ स्ट्राइक को लेना, हमारे पास में इतनी क्षमता हो कि हम बाद में भी स्ट्राइक कर सके एनिमी नेशन के ऊपर। तो अगर आप अक्रॉस द पैसिफिक देखेंगे तो पास्ट को अब रिबिल्ड किया जा रहा है जिससे फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। और यही चीज लेफ्टिनेंट कर्नल फ्रैंक ब्लाज, जो कि सीनियर इंजीनियर हैं पैसिफिक एयर फोर्सेस के, उन्होंने कहा, आई लाइक टू से वी आर गोइंग बैक टू द फ्यूचर एज पार्ट ऑफ अवर एजाइल कंपोनेंट एम्प्लॉयमेंट we have taken a look at all of the historic airfields within the Pacific that help us launch and execute successful campaigns. बिल्डिंग न्यू इज नॉट द वे टू गो। नई एयरफील्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है, ये एक तो एक्सपेंसिव भी है, और अगर हम इनको रिपेयर कर पाते हैं, इनको तैयार कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारी ज्यादा अच्छी बेटर सिचुएशन हो सकती है इस पूरे के पूरे रीजन में। और इसके तहत ट्राई सर्विस एफर्ट लग रहा है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, मरीन कॉर्प्स हो, सबके सब अब रिवाइव करने में लगे हैं वर्ल्ड वॉर 2 एरा के टाइम की एयरफील्ड्स। और डॉक्ट्रिन यही है कि एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी को जल्दी से जल्दी डिप्लॉय किया जाए। और जो थ्रेट्स हैं, सारे थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, चाहे से इंटरकॉन्टिनेंटल थ्रेट हो, फॉर एग्जांपल हवाई आइलैंड पे हो, लॉन्ग रेंज थ्रेट मान लीजिए गुआम और ओकिनावा, या फिर एंडरसन एफबी, या फिर जो कदेना एबी है, या मीडियम रेंज थ्रेट मतलब एग्जांपल ताइवान हो या फिलीपींस हो, चाहे से वो मीडियम रेंज थ्रेट हो, लॉन्ग रेंज थ्रेट हो, इंटरकॉन्टिनेंटल थ्रेट हो, उन सबको काउंटर करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, मान लीजिए कि आपका एक सेंट्रल हब है, मान लीजिए एक पोजीशन है जहां पे आपने सबको अपने आप को तैनात कर रखा है, और अगर किसी ने इसी पे अटैक कर दिया तो ऑब्वियसली बात आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। तो इन्होंने क्या इस बार सोचा है कि हमारे अलग अलग जगह हमारी अलग अलग प्रेजेंस होगी, मतलब अलग अलग लोकेशन पे हम हमारी प्रेजेंस रखेंगे, एक जगह पे नहीं। मान लीजिए किसी एनिमी नेशन ने यहां पे अटैक किया, यहां पे अटैक किया, यहां पे अटैक किया, लेकिन अभी भी ये सेफ है, ये सेफ है, राइट। तो डिफरेंट थ्रेट को काउंटर करने के लिए, चाहे इंटरकॉन्टिनेंटल हो, लॉन्ग रेंज हो, मीडियम रेंज हो, इसको भी काउंटर किया जा सकता है। और मान लीजिए हमारी ऐसी एयरफील्ड्स पे या फिर हमारे ऐसे एसेट्स पे अटैक होता है, तो मान लीजिए 3 को टारगेट कर दिया तो बाकी जो बचे हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं एंड देन सेकंड स्ट्राइक की जा सकती है एनिमी नेशन के ऊपर। यही है एजाइल कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी जो कि चाइना अपना रहा है, सॉरी यूएसए अपना रहा है। और इसलिए क्योंकि चाइना की जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक की कैपेबिलिटी क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इवन जो चाइनीज रॉकेट फोर्सेस हैं उसमें बैलिस्टिक मिसाइल इन्वेंटरी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो कि प्राइमरी थ्रेट बताया जाता है जितनी भी यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफील्ड्स होंगी पैसिफिक के अंदर। अभी जितनी एयरफील्ड्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो एयरफील्ड्स को रिवाइव किया जाएगा वो इसलिए किया जा रहा है जिससे कि जो खतरा है उसको डिस्पर्स किया जा सके। एक आपके सामने 5 टारगेट है, उनको टारगेट करना आसान है, लेकिन अगर आपके सामने 50 टारगेट है तो आप 5 को करोगे तो जब तक दुश्मन आपके जो टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। और यही स्ट्रेटेजी यहां पे देखने को मिलती है। इसके तहत जितनी भी एयरफील्ड्स हैं उनको कॉरिडोर्स में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्दर्न कॉरिडोर है जो अलास्का से जापान जा रहा है, फिर ये सेंट्रल कॉरिडोर है जिसमें मारियाना आइलैंड्स, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, पलाऊ ये देखने को मिल रहे हैं, और जो थर्ड सदर्न कॉरिडोर है उसमें आपको हवाई, अमेरिकन समोआ और ये वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। इन 3 कॉरिडोर्स के ऊपर जो भी आसपास एयरफील्ड्स हैं उनको रिवाइव करने की बात की जा रही है। बट एक तरफ कोल्ड वॉर के एरा का बेस को रिवाइव करना,
जिसमें पहले इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करके उसका मिलिट्री इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड डिप्लॉयड एमिशन के लिए, जिससे बिगेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए जा सके। अब वहां से आप शिप्स को तैनात करो, नेवल बेसिस बनाओ, सबमरीन बनाओ, वो सिक्योर हो गया। दूसरा, अगर आप बात करेंगे वेपन हब है, वो भी सिक्योर हो गया। आपको ज्यादा दूर से वेपन को ट्रांसफर नहीं करना, वहीं के वहीं है, जिससे अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो यू विल बी बेटर प्लेस्ड। दो चीजें होंगी। और तीसरा, जो एयरफील्ड अभी भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और जो खतरा है, जो थ्रेट है, उसको डिस्पर्स करने के लिए या फिर उसको बांटने के लिए, और जो पुरानी वर्ल्ड वॉर 2 के एयरफील्ड्स हैं उनको रिवाइव करो। तो ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। बट इसमें इंडिया के लिए क्या है, देखिए, अब जो मैं इंडिया की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आज तो चाइना इस पूरी लोकेशन में फिक्स्ड है। साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन के तहत अपना एग्रेसिवनेस दिखा रहा है, यहां पे अलग अलग जगह क्लेम कर रहा है। ताइवान के ऊपर वो अपना राइट बताता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। इवन ये एग्रेसिवनेस हर जगह इस रीजन में देखने को मिल रही है। मान लीजिए यहां पे यूएस की प्रेजेंस बढ़ती है, तो जो चाइना की एक्सपेंशनिज्म स्ट्रेटेजी है कि हमें और एक्सपेंड करना है धीरे धीरे धीरे, वो इंडियन ओशियन तक नहीं आएगा। पहली चीज तो यह है कि इंडियन ओशियन रीजन तक ये चीज नहीं फैलेगी अगर उसको काउंटर करने के लिए यूएस इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाता है तो। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यह भी है कि जो यूएस, जो इंडिया का ट्रेड और मैरिटाइम रूट है, 55% जो है वो इसी रास्ते से गुजरता है। जैसे वो आप मलक्का स्ट्रेट ले लीजिए, साउथ चाइना सी ले लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं सिक्योर रहेगा। और ये चीज चाइना को भी पता है, इसीलिए वो चाहते हैं सीपैक कॉरिडोर बने और हम फिर वहां से सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो सके। लेकिन ये चीज इंडिया के लिए फायदेमंद होगी। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई साउथ चाइना सी को लेके, वो एग्रेशन इंडियन ओशन में नहीं आएगा। दूसरा, हमारे जो मैरिटाइम रूट्स हैं वो सेफ एंड सिक्योर रहेंगे और यूएस हमेशा इसको काउंटर करने के लिए खड़ा रहेगा इस जगह पे। और जो प्रेशर क्रिएट हो सकता है लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे, वो भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी चाइनीज फोर्सेस का ध्यान इधर होगा। तो हम जो है अपना ध्यान इंडियन ओशन रीजन में और अपनी जो लैंड बाउंड्रीज हैं, फ्रंटियर्स हैं, उनको सिक्योर करने में लगा सकते हैं। बट जो आज ये यूएस यहां कर रहा है, वो यूएस इंडियन ओशियन में भी कर सकता है। तो इस चीज के लिए भी हमें कॉशन रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। आज शायद चाइना उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, बट मान लीजिए इंडिया अगर उसके लिए सबसे बड़ा थ्रेट होता है आने वाले टाइम पे, तो ये स्ट्रेटेजी जो आज यहां पे अप्लाई हो रही है चाइना के अगेंस्ट, वही स्ट्रेटेजी ताकतवर बना देगी यूएस को अगेंस्ट इंडिया। और ये इन्फ्लुएंस जो चाइना का आज देखने को मिल रहा है कि इंडियन ओशन रीजन में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो चीज यूएस भी कर सकता है इन फ्यूचर। तो ये सारी चीज थी। तो ये वो कोल्ड वॉर एरा नहीं है जो हमारे एंसेस्टर्स ने देखा। ये कोल्ड वॉर एरा डिफरेंट है, जहां पे आपस में जो एलाइज हैं वो एक साथ इकोनॉमिकली मिलजुल रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई आपको फॉर्मल ब्लॉक्स नहीं देखने को मिलते, जिस टाइम पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की रेस देखने को मिलती थी। और यहां पे किस तरीके से, कौन सी लोकेशन पे आप अपने आप को पोजीशन करते हैं, कहां पे आपका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, मिलिट्री वाइज आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं, वो सारी चीजें दर्शाती हैं। इसलिए ये जो कोल्ड वॉर का एरा है वो डिफरेंट होगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।